नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित जो हिंदी कहानी है हमारी यूनिट 7, उसमें जो आज की हमारी कहानी है जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो आज की हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। पिछले कल भी हमने इन्हीं की कहानी के बारे में चर्चा की थी। पिछले कल हमने ईदगाह कहानी पर चर्चा की थी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है। आज हम इनकी दूसरी कहानी है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नाम से, इस कहानी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पवन यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले जो हमारी है हिंदी कहानी की है 18 क्लासेस जो है हो चुकी है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो सारी क्लासेस जो है देख सकते हैं। जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं कि सबसे पहले कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। तो पिछले कल जो हमने कहानी पढ़ी थी, ईदगाह कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी, तो आज की कहानी भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है। तो आज पिछली वीडियो में हम उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो आज हम जो है आज इस कहानी की समीक्षा एवं इस कहानी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य है केवल उन्हीं पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत कर ली है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इस कहानी की समीक्षा एवं पात्र परिचय आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो ये कहानी है प्रेमचंद जी की, ये पहली कहानी जो है मानी जाती है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो मुंशी प्रेमचंद है इनकी जो पहली कहानी है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, गुजराती और मराठी के जानकार मुंशी दयान नारायण निगम कानपुर से प्रकाशित होने वाली एक उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। इन्होंने ही प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को 1907 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो आपने ध्यान रखना है, जो ये आपकी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। उन्होंने ही नवाब राय को प्रेमचंद नाम दिया। तो प्रेमचंद जी का जो असली नाम था नवाब राय, नवाब राय से जो बदल कर जो प्रेमचंद नाम दिया है, तो किसने दिया था? तो ये मुंशी दयाल नारायण निगम ने जो है इनका नाम प्रेमचंद दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है बन सकता है किसी भी एग्जाम में, अगर आप हिंदी से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा जो है दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि जमाना पत्रिका के बाद यह कहानी उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन में 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कि सबसे पहले जब ये जमाना पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई, उसके बाद ये जो उर्दू जो इनका कहानी संग्रह है सोजे वतन, 1908 में ये इसमें प्रकाशित हुई थी। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियां हैं। सोजे वतन जो कहानियां हैं इसमें जो है 5 कहानियां आपकी है। इन कहानियों में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम, ये जो है इस कहानी संग्रह में संकलित कहानियां हैं। सांसारिक प्रेम इस कहानी संग्रह के कारण ही प्रेमचंद को कोर्ट का भाजन जो है बढ़ना पड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। इस कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम। इसके संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रश्नों के उत्तर के देने के क्रम में लिखा है कि मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन जो 5 कहानियों का संग्रह है वो जमाना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा दिया था। उनके ख्याल से वो विद्रोहात्मक था। हालांकि तब से उनका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकल चुका था। तो ये किसने कहा है? स्वयं जो आपके मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने ये कहा है अपने जो उनका कहानी संग्रह है सोजे वतन, उसके बारे में ये इन्होंने कहा है। यह कहानी वर्णात्मक शैली में लिखी गई उर्दू शब्दावली की बहुलता भी है। इस कहानी में
कि ये जो कहानी है आपकी कौन सी शैली में लिखी गई है, ये वर्णनात्मक शैली में, आपकी वर्णनात्मक शैली में ये कहानी लिखी गई है। और इसमें जो है उर्दू की जो शब्दावली है, इसमें उर्दू के बहुत सारे शब्दों का जो है प्रयोग किया गया है। अब कहानी की विषय वस्तु के बारे में बातचीत करते हैं कि इस कहानी की विषय वस्तु क्या है। तो यह कहानी सच्चे प्रेमी के प्रेम की परीक्षा की कहानी है, कि जो एक सच्चा प्रेमी होता है उसकी जब प्रेम की परीक्षा ली जाती है तो उससे संबंधित ये जो है आपकी कहानी है। इस कहानी में अनमोल रत्न के रूप में देशभक्ति का जो है चित्रण किया गया है। कि अंत में जो है इस कहानी के निष्कर्ष के रूप में जब आप देखते हैं तो जो देशभक्ति की भावना है वो इस कहानी में दिखाई देती है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है, कि प्रेम के पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी का अंत सुखद है, क्योंकि अंत में उसे जो है एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका जो है मिल जाती है। तो इस कहानी का जो अंत है वो सुखद है। यह कहानी जो है तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे कहानी से संबंधित कुछ बिंदु। अब बात करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में, कि इस कहानी में कौन कौन से जो है मुख्य पात्र है जिनके इर्द गिर्द ये आपकी कहानी बुनी गई है। तो सबसे पहला पात्र है दिलफिगार। दिलफिगार कौन है? कहानी का मुख्य पात्र है, नायक है, जो कि दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है। वो अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो दिल फरेब के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ कर लाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो दिलफिगार और दिल फरेब जो इस कहानी के दो मुख्य पात्र है जिनके इर्द गिर्द आपकी कहानी बुनी गई है, कि जो दिलफिगार है वो दिल फरेब से मोहब्बत करता है। वो अपने प्रेम को जो सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तथा वह जो आपकी दिल फरेब है उसके लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है ढूंढ कर लाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में, दिल फरेब। दिल फरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है, नायिका है, सौंदर्य की देवी, जिससे दिलफिगार जो है प्रेम करता है। तो दिलफिगार किससे प्रेम करता है? दिल फरेब से। ये मिनोस्वाद की मल्लिका है। कहाँ की मल्लिका है? मिनोस्वाद। मिनोस्वाद जो है इटली का एक शहर है जिसका वर्णन इस कहानी में आया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आपका दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में कौन से शहर का वर्णन आया है? तो इटली का शहर एक मिनोस्वाद, उसका जो है वर्णन इस कहानी में आया है। ये मिनोस्वाद की मल्लिका है और ये दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। ये आपने ध्यान रखना है। कौन कहती है? दिलफरेब। अंत में दिलफिगार द्वारा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने पर यह कहती है कि जब आपका दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है ला देता है, उसके बाद ये कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी लौंडी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कौन कहता है? दिलफरेब आपकी कहती है। अगले पात्र के बारे में बातचीत करते हैं, काला चोर। काला चोर कौन है? जो एक कैदी है, बहुत सारे बच्चों के कत्ल का जुर्म करने के कारण उसे फांसी की सजा हो रही थी। तो पहले रत्न के रूप में इसी का आंसू जो है दिलफिगार लाता है, कि जो जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही थी उसे एक बच्चे से मिलने दिया जाता है और उससे क्या बोलते उसकी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। तो जो आंसू है तो उसे सबसे पहले लेकर दिलफिगार जो है दिलफरेब के महल में जाता है कि ये दुनिया का सबसे जो है अनमोल रत्न है। लेकिन पहले रत्न के रूप में इसी जो काला चोर है इसके आंसू को ले जाया गया, लेकिन जो आपकी दिलफरेब है वो उसे स्वीकार नहीं करती है। कहती है कि बेशक ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है अनमोल रत्न जो है तो उसे वो वापस भेज देती है। अगले पात्रों के बारे में बातचीत करते हैं। एक बुजुर्ग। बुजुर्ग कौन है? जो दिलफिगार को की हौसला अफजाई करता है, दिलफिगार को पूर्व की ओर हिंदुस्तान भेजता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो बुजुर्ग इस कहानी में आए हैं, तो ये बुजुर्ग जो है दिलफिगार को कहाँ भेजते हैं? पूर्व की ओर हिंदुस्तान जो है भेजता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो हिंदुस्तान है वो किस दिशा की ओर है? तो पूर्व की ओर जो हिंदुस्तान है उस दिशा की ओर जो है एक बुजुर्ग जो है दिलफिगार को भेजता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगले पात्र है, इसमें है सिपाही। सिपाही कौन है? हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान दे देता है। तो सिपाही कौन है? हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही का वर्णन जो है इस कहानी में आया है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
तो दुनिया के सबसे अनमोल रत्न के रूप में दिलफिगार जो है इसी सिपाही के खून का आखिरी कतरा जो है लाता है, कि जब एक बुजुर्ग जो उसे हिंदुस्तान की तरफ भेजता है, पूर्व दिशा की ओर, तो वहां पे उसे एक राजपूत सिपाही मिलता है जो अपनी देश के लिए जो है जान कुर्बान कर रहा है, और उसके खून का जो अंतिम कतरा है वो जो है दिलफिगार उसे ले आता है और उसे जो है अपनी प्रेमिका है दिलफरेब को भेंट कर देता है। तो ये जो सिपाही के खून का अंतिम कतरा है जो कि देश की सेवा में उसने जान दी है, तो ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है इस कहानी में दिखाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में बातचीत करते हैं कि कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। कि कहानी में एक सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजर जाने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का मूल कहे तो एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बेशुमार प्यार करता है और उसे यह जताने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी जो है उर्दू शब्दावली से परिपूर्ण है। अरबी फारसी के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग जो है इस कहानी में किया गया है। रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस आलिफ लैला की किस्से नुमा कहानी के अंत में जो है देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना जो है उजागर की गई है। इस कहानी में प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है। इसमें मीनोस्वाद इटली जो है शहर है, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मीनोस्वाद शहर इटली में है उसका वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। अब बात करते हैं कि 3 अनमोल रत्न जो है इस कहानी में आते हैं और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो आखिरी में दिलफिगार ढूंढ कर लाता है। तो 3 अनमोल रत्नों की चर्चा इस कहानी में की गई है। तो सबसे पहला जो रत्न है पवित्र आंसू। पवित्र आंसू किसका है कि जब दिलफिगार जो काला चोर जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उसकी आंखों से जो आंसू निकला था पवित्र आंसू, उसे सबसे पहला रत्न जो है कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा रत्न है सती की चिता की राख। एक जो सती स्त्री है उसकी चिता की राख से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है। तो ये जो है दूसरा रत्न जो है इस कहानी में दिखाया गया है। तीसरा रत्न है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो इसे कहा गया है कि देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का जो आखिरी कतरा है उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहा गया है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है? देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो कहानी का अनमोल रत्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये आपने ध्यान रखना है क्या है? देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। आगे बढ़ते हैं कि दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। इस पंक्ति से जो है कहानी का प्रारंभ होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस पंक्ति से कौन सी कहानी प्रारंभ होती है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इस पंक्ति से जो है कहानी का अंत होता है। तो ये इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो हमने चर्चा जो है इस आपकी वीडियो में की है। इसके अलावा जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कहानी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहानी नहीं पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि बगैर कहानी पढ़े, और कहानी छोटी होती है वो आप एक रीडिंग में भी पढ़ सकते हैं, तो कहानी पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कहानी जरूर पढ़ेंगे तथा इसके अलावा कहानी पढ़ने के बाद यहाँ से जितने भी मैंने तथ्य आपके समक्ष रखे हैं वो आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, ताकि भविष्य में जब भी आप परीक्षा दें तो आप सिर्फ यहाँ से रिवीजन करके अपनी परीक्षा जो दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। स्टडी विद पवन।